सो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे, उसमें हम इंट्रोडक्शन लिए थे कि करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, करंट का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, करंट क्यों फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही क्यों होते हैं। तो आज हम उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है ना। तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक डेरिवेशंस करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे एंड करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालेंगे, ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ निकालेंगे, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर होता क्या है, कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में कैसे फ्लो होता है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको बोला जाए कि ये कंडक्टर है आपके पास, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, एक बड़ा सा, इसको ले लो, ठीक है ना, इसको इमेजिन करो लेंथ बड़ा करके, ठीक है। एंड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, डाइइलेक्ट्रिक्स, ये सब क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिए थे, ठीक है ना। कंडक्टर्स क्या है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है, मतलब थोड़ा सा भी अगर आप एनर्जी देंगे देन यू विल गेट ए न्यूमरस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो आपका काम करने में रेडी हो जाए, समझ रहे हैं। एक कंपनी है, ठीक है ना, आप वहाँ पे मतलब कुछ एम्प्लॉय को बोलोगे कि काम करो, वो लोग रेडी नहीं होंगे, समझ रहे हैं। बट और कुछ कंपनी में रेडी हो जाएंगे, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, रेडी हो जाएंगे। बात समझे, मैं बोलने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास लेट ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल, इसका मतलब इसमें बहुत सारा ऐसे जॉबलेस आदमी होंगे जिनको थोड़ा सैलरी देने से वो लोग क्या करेंगे, रेडी हो जाएंगे। हाँ सर, हम तो रेडी है, ठीक है, झूला उठा के चल पड़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो बात ये है, दीज आर द थिंग्स हमें याद रखने। सेमीकंडक्टर में मॉडरेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, कुछ राजी होंगे, कुछ राजी नहीं होंगे। बट इंसुलेटर में सख्त लौंडे भाई, ठीक है ना, मतलब निकलना ही नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारा एनर्जी चाहिए, मतलब जितना हमें सैलरी मिल रहा है ये कंपनी में हम सही है सर, और अगर आप जाके थोड़ा एनर्जी देंगे कि हमारा काम कर लो, नहीं करेंगे वो लोग, वो पूरा मतलब क्या बोलते हैं जे डेडिकेटेड पीपुल है, समझ रहे ना, इंसुलेटर में। सो इट्स लाइक, बात समझिएगा थोड़ा सा कि लेट मेरे पास एक कंडक्टर है, ध्यान से देखिए, मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है ना, एक कंडक्टर है जिसका एरिया है ए एंड लेंथ है एल। ध्यान से देखिए, एरिया है ए एंड लेंथ है एल। अब इसमें क्या है, लेट n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब क्या है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर पर यूनिट वॉल्यूम, यू कैन से दैट यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर आप इसका पूरा वॉल्यूम ले लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप क्या करेंगे, कैपिटल N लेंगे, तो आपको पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा। बात समझ रहे ना, अगर आपको एक पेन का दाम 50 रुपए, 50 पेन का दाम 50 इंटू करना पड़ता है, समझ रहे ना। तो वैसा ही पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। पूरा वॉल्यूम में, ये पूरा कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा ना, वॉल्यूम ऑफ होल कंडक्टर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ होल कंडक्टर कितना हो जाएगा, कंडक्टर कितना हो जाएगा ना, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ, हाँ कि ना, एरिया इंटू लेंथ, हाँ कि ना। तो एरिया ए है एंड लेंथ एल है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बताइएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द होल कंडक्टर क्या हो जाएगा ना, कैपिटल N इक्वल्स टू
स्मॉल एन, 1 सेंटीमीटर क्यूब में स्मॉल एन है, पूरा वॉल्यूम है A इंटू एल, तो A इंटू एल। दिस स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं? नंबर डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना। ये नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर डेंसिटी क्या होता है? अगर आपको कोई पूछेगा नंबर डेंसिटी होता क्या है रे भाई, ना नंबर डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में पर यूनिट वॉल्यूम कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो होता है नंबर डेंसिटी। एंड उसको आप क्या बोल सकते हो ना, टोटल। आप नंबर डेंसिटी को क्या बोलते हो? क्या बोल सकते हो ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया होगा, देन यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर डेंसिटी। समझ रहे ना। कभी भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्लाइंडली, चलो मेरे को दे दिया है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं खुश हो गया एंड ले लिया, आंसर कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व, नहीं होगा। आपको करने हैं, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, देन यू हैव टू फाइंड द नंबर डेंसिटी। अगर आपको नंबर डेंसिटी दिए, बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं दिया तो आप निकालिए प्लीज। हाँ, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। सो क्वेश्चंस का अप्रोच भी जानना जरूरी है डेरिवेशंस के साथ, ठीक है ना। अगर आपको डेरिवेशन समझ आके याद रहता है, देन अप्रोच भी आपको याद रहेगा, टेंशन मत लो। सो मैंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया जिसका एरिया ए है, जिसका लेंथ है एल, एंड उसमें मैंने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर लिया, स्मॉल एन, दैट इज नंबर डेंसिटी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया दिस मच। तो टोटल चार्ज कितना आएगा बताइए? टोटल चार्ज कितना आएगा? तो टोटल चार्ज इन द होल कंडक्टर कितना आ जाएगा ना, टोटल चार्ज, ठीक है ना, फॉर द होल कंडक्टर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा ना, Q इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन है कि ना, तो N इंटू E माइनस होगा, है कि ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मेरा E होगा। Q इक्वल्स टू N ही होता है ना, Q इक्वल्स टू क्या होता है, N, बट ये N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या, कैपिटल N, तो दैट Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, माइनस NaLe, दैट इज कॉल्ड नाले, ठीक है ना, नाले, ठीक है ना। तो यू कैन रिमेंबर नाले, ठीक है ना। इतना अमाउंट ऑफ चार्ज है मेरा एक कंडक्टर में, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब देखिए, हम लोगों को बोला गया कि चार्ज मूव क्यों करेंगे, उसको आप क्यों मूव करोगे। एक सिंपल सा बात, आप एक जगह पे बैठे हो, आप आराम से शांति से स्टेबल हो, आपको जो चाहिए आपको मिल रहा है। आपको बोले घर पे कि मेरे को आज ये खाना, चिकन बिरयानी खाना है, मिला घर पे, मम्मी बना के दी, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, मतलब आप एक जगह पे हो एंड आपको मिल रहा है, तो आप स्टेबल हो, तो आप मूव क्यों करेंगे। जब तक आपको जरूरत नहीं होगा आप मूव नहीं करेंगे, या तो जब तक आपको कोई बाहर से आके, अगर आपको कोई बाहर से आके एनर्जी नहीं देगा, जरूरत होने से मूव करेंगे, या तो अगर हमें कोई बाहर से आके एनर्जी देगा कि चलो भाई मूव करो। समझ रहे हो। जैसे एग्जाम हो रहा है, बोला गया एग्जाम हो रहा है, हाँ एग्जाम तो होगा, ये कौन सा बड़ा बात है, हर साल होता है, ठीक है ना, 2-3 बार होता है, इसमें कौन सा बड़ा बात है। बट अगर आपको ऐसे बोला जाए, ठीक है ना, कि एग्जाम होगा एंड वहां पे जो अच्छा मार्क लाएंगे उनको आप कुछ स्कॉलरशिप या तो प्राइज वगैरह मिलेगा, देन थोड़ी देर के लिए क्या होता है, अरे यार प्राइज मिलेगा। समझ रहे हो। जो एक्साइटमेंट होता है ना, तो जो प्राइज के वजह से, वो प्राइज क्या हो गया हमारे लिए, एक्सटर्नल एनर्जी हो गया, बात समझ लेना, ठीक है ना। तो वो प्राइज हमें क्या करता है आगे बढ़ने में, एटलीस्ट देखो 5 मिनट के लिए आपको तो पूरा मोटिवेट कर लिया, अरे मैं तो आज पूरा फाड़ दूंगा एग्जाम, मैं टॉप करने वाला हूं, ठीक है ना, देयर इज नो वन, मतलब आपका थॉट ऐसे हो जाता है, समझ लेना। बट 5 मिनट के बाद, हाँ छोटा सा एग्जाम में कितना दे देंगे ये लोग, ज्यादा से ज्यादा 5,000 5 लाख, अरे मैं कमा रहा हूँ 5 करोड़ कमाने वाला हूँ, इसमें क्या है, बात समझ लेना। बट जो मोटिवेशन एटलीस्ट 5 मिनट के लिए तो आप सोचे, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं। सो आपको मूव करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, बाहर से कोई आके पुश करेगा आपको कि चलो भागो। दैट बाहर का जो एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, बात समझिए। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करने से ना करंट आएगा, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे क्यों, जब उसको एनर्जी मिलेगा। जब इसको मैं यहां पे रखा हूं, तो यहां पे चारों तरफ रूम टेम्परेचर तो होगा ना,
हाँ ना, इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा ना, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हीट, हाँ ना। टेम्परेचर क्या है, हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेते हैं हम लोग, हाँ कि ना। इसका मतलब इसके चारों तरफ हीट एनर्जी मिल रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे उसको हीट एनर्जी मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे उसको मिलेगा, चारों तरफ से हीट एनर्जी, इधर का इलेक्ट्रॉन को मिल रहा होगा, इधर का इलेक्ट्रॉन को मिल रहा होगा। मतलब इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी इलेक्ट्रॉन को बाहर से जो हीट एनर्जी है रूम टेम्परेचर, उसके वजह से थोड़ा सा एनर्जी मिल रहा होगा। अब बात समझो, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा यहां पे चारों तरफ होंगे, हाँ कि ना। बात समझो, घर है, यहां पे आप खड़े हो, ठीक है, ये दीवार टूटने वाला है, टूट के आपके ऊपर गिरने वाला है। आप क्या उसके तरफ जाओगे क्या कि बोलोगे ए दीवार आ तोड़, मैं तो मरने वाला हूं, इसमें क्या है? आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। अगर दीवार ऐसे टूटने वाला है तो आप क्या करोगे, इधर भागोगे। अगर आपको कोई ऐसे भगा रहा है कि मारने के लिए, तो आप क्या उसके तरफ जाओगे कि नहीं, आप जाओगे इधर। तो जब ऐसे एनर्जी हमें मिलता है, जिधर से आ रहा है उसी तरफ हम जाते हैं, समझ लो ना, उसके तरफ नहीं जाते। अगर एनर्जी लेफ्ट से राइट आ रहा है तो हम भी राइट के तरफ जाते हैं, हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, वो हमारे पीछे पीछे आता है, समझ लो ना। वैसा ही जब यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, चारों तरफ रूम टेम्परेचर है, हीट एनर्जी होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके मूव करेगा, ये इधर से मूव करेगा, ये इधर से मूव करेगा, ये इधर से मूव करेगा, ये इधर, समझ रहे हो ना भाई, समझ रहे हो ना। तो ये सब क्या करेंगे ना, सारे इलेक्ट्रॉन, इधर का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, इधर का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, इधर का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ऐसे मूव करेगा, इधर का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ऐसे मूव करेगा। बात समझिए, तो इधर का इलेक्ट्रॉन गेन करके ऐसे मूव करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा। बट ऐसा है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, जब समझ रहे हो ना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। जैसे डिमोनेटाइजेशन में एटीएम का लाइन होता था, तो हम लोग क्या करते थे, एक को धक्का देते थे तो सब धीरे धीरे क्या करते थे, सबको धक्का लगता था। तो ये जब ऐसे मूव करेगा, देखो ये जो सरफेस में होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एनर्जी गेन कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अंदर की तरफ मूव करेगा। जब अंदर की तरफ जा रहा है, एटीएम का बड़ा सा लाइन है, और भी इलेक्ट्रॉन उसके आगे है मूव करने के लिए, तो ये जाके क्या किया, इसको टकराया। जब ये इसको टकराया, फिर ये क्या करेगा, इसको एनर्जी ट्रांसफर कर लेगा, समझ रहे ना। फिर यहां पे क्या होगा, चारों तरफ से एक रैंडम मोशन होगा। इट्स लाइक क्लासरूम विथआउट ए टीचर, समझ रहे ना। क्लासरूम में टीचर नहीं होंगे तो स्टूडेंट कैसे मूव कर रहे होंगे, आपको पता है कि ना। ये उसको बात कर रहा होगा, चिल्लम चिल्ली हो रहा होगा, समझ रहे ना। ये उसको बोल रहा होगा, वो उसको बोल रहा होगा, वो उधर भाग रहा होगा, वो उधर भाग रहा होगा। देयर इज नो, कोई किसी का बात सुनने वाला है नहीं। तो जब रूम टेम्परेचर में एक कंडक्टर को आप रखोगे, सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, इधर उधर भाग दौड़ हो रहे होंगे, समझ रहे हो ना। कोई किसी का बात नहीं सुनेगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा तो कोई उधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा तो कोई उसका अपोजिट में मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा है तो कोई उसका अपोजिट में मूव कर रहा है, समझ रहे ना, हाँ कि ना। देयर इज रैंडम मोशन, रैंडम, इधर इधर, ऐसे ऐसे, समझ रहे, रैंडम मोशन होगा। देयर इज नो स्पेसिफिक, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। बट जब टीचर आ गए, जब क्लासरूम में टीचर आ जाएंगे, क्या होगा, सब साइलेंट, सब टीचर का बात सुनेंगे, है ना। टीचर आके बैठा हुआ है, मेरा दोस्त मेरे को बोलेगा कि भाई चल आज तो कुछ तूफानी करेंगे। टीचर देख रहा होगा हम तो तूफानी नहीं कर सकते ना, क्योंकि टीचर का एनर्जी है, हमें टीचर की बात सुनना पड़ेगा, बात समझ रहे ना। बट जब टीचर नहीं था, हम तूफानी कर रहे थे, हम उसका बात बोल रहे थे, वो हमारे बात सुन रहा था। तो इट्स रैंडम होता था, कोई किसी का बात अच्छे से नहीं सुन रहा था, ठीक है ना, म्यूचुअल होता था। मैं अगर तुम्हारा एक बात सुनूं तो तुम भी मेरे को सुनना पड़ेगा। तो तुम अगर मेरा डायरेक्शन में जाएगा, मैं भी तुम्हारा डायरेक्शन में जाऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई एक डोमिनेट करके, नहीं तुमको तो मेरे डायरेक्शन में जाना होगा, ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता है। तो जब रूम टेम्परेचर में ये कंडक्टर को रखेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन, जितना
इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक रैंडम मोशन होगा। क्या मोशन होगा? रैंडम मोशन होगा, इधर उधर भाग दौड़ हो रहे होंगे। जितना इलेक्ट्रॉन राइट साइड जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड जा रहे होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे होंगे उतना इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन ऐसे कॉर्नर में जा रहे होंगे उसका अपोजिट में उतना ही इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। तो ये क्यों आता है, दिस रैंडम वेलोसिटी क्यों आता है ना? ड्यू टू थर्मल एनर्जी ऑफ द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का जो एनर्जी होता है, रूम टेम्परेचर की वजह से ये रैंडम मोशन आता है। समझ रहे ना? रूम टेम्परेचर की वजह से ये रैंडम मोशन आता है। तो जब आप ये सारे देखो, सारे इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल रैंडम वेलोसिटी है, सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे इधर उधर होके, बट जब आप पूरा सभी इलेक्ट्रॉन का एवरेज निकाल देंगे, देखो जितना राइट जा रहे हैं उतना लेफ्ट जा रहे हैं, तो जब आप एवरेज निकाल देंगे तो टोटल एवरेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। टोटल एवरेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब क्लासरूम में टीचर नहीं होता, ठीक है ना, सभी स्टूडेंट का एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो। ईच स्टूडेंट बात करता है, ईच स्टूडेंट का वेलोसिटी होता है, ईच स्टूडेंट का अपना अपना वेलोसिटी होता है, बट सारे स्टूडेंट का एवरेज जब निकालेंगे वो जीरो हो जाता है। इट्स लाइक ना, इनिशियल लेट ऐसे हुआ, लेट u1 u2 u3 एंड un are the random velocities of n electrons, ठीक है ना, at room temperature। तो u एवरेज क्या हो जाएगा रे भाई मेरा ना? u1 प्लस u2 प्लस un बाई n, जीरो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रूम टेम्परेचर में देयर इज नो नेट एवरेज वेलोसिटी। सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन अगर राइट साइड जा रहे होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड आ रहे होंगे। समझ रहे हो? ये कब होता है? विथाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। जब रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर अब चारों तरफ से मिलता होगा, इधर से जितना एनर्जी मिल रहा है इधर से भी उतना, इधर से जितना इधर से उतना, तो रूम टेम्परेचर में होता है। बट जब हम क्या करेंगे, ये कंडक्टर को एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देंगे, एक्सटर्नल सेल लगा देंगे, ज्वाइन कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस एक अप्लाई कर देंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे। हम समझिए बात, ये एरिया है, ये लेंथ एल है, तो यहां पे क्या होगा? ये प्लस है, ये माइनस है, पोटेंशियल v है। सो देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, हाँ कि ना? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, हाँ कि ना? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ध्यान दीजिए। तो यहां पे क्या होगा, हम लोग देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होता था? थर्मल वेलोसिटी, दैट इज रूम टेम्परेचर का जो एनर्जी है उसको गेन करके, देखो अगर रूम टेम्परेचर नहीं होगा ये सब आराम से शांति में होंगे। रूम टेम्परेचर चारों तरफ से मिल रहा है, इसीलिए क्या हो? भाग दौड़ मचा हुआ है। बट वो भाग दौड़ से एक इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है, ऐसे रैंडमली मूव करता है। ये जाके इसको टकराएगा, फिर इधर आएगा बाउंस होके, फिर इधर जाके इधर टकराएगा, इधर जाके इधर टकराएगा। समझ? रैंडम वेलोसिटी होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता कि लेफ्ट से राइट जाएगा कि राइट से लेफ्ट आएगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। समझ रहे? ये जाके टकराएगा उसको, लेट ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाके ये इलेक्ट्रॉन को टकराया, फिर ऐसे आएगा, इसको टकराया, फिर ऐसे जाएगा, इसको टकराया, यहां पे जो होगा ऐसे आएगा, रैंडम होगा। समझ? रैंडम मोशन होगा ईच इलेक्ट्रॉन का। कब होगा? जब रूम टेम्परेचर होगा। बट जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, वो पोटेंशियल की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, हाँ कि ना? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? हम लोगों को पता है कि अगर एक चार्ज होगा, बाहर का फील्ड होगा, देन वो चार्ज क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हाँ कि ना? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा ना? विल एक्सपीरियंस सम फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड
बाय ए चार्ज पार्टिकल। क्या होता है चार्ज पार्टिकल? क्या होता है? याद होगा हम लोगों को, है कि ना? क्या होता है ना? इक्वल्स टू F इक्वल्स टू Q इंटू ई, है कि ना? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो फोर्स किधर आएगा? माइनस ई इंटू ई, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना रे भाई? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा अगर चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करके मूव करेगा। अगर चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में फोर्स एक्सपीरियंस करके मूव करेगा। सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस ए फोर्स which is opposite to the electric field, and जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उधर ही एक्सीलरेशन होगा, हाँ कि ना रे? तो एंड देखो सारे इलेक्ट्रॉन का, देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम है, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हाँ कि ना रे भाई? समझ रहे हो ना? सो जब देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, जब टीचर आया, टीचर का बात सब सुनेंगे, है ना? जब क्लासरूम में टीचर आया तो सारे टीचर क्या होगा? बात सुनेंगे या तो बात नहीं सुनेंगे। अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है उसको अच्छे से ध्यान देके सुनेंगे, अगर नहीं पढ़ा रहा है, समझ रहे हो, या तो स्टूडेंट को पढ़ने वाला मूड में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पढ़ने वाले मूड में नहीं है, तो टीचर कुछ बोल रहा है, टीचर अपना बोल रहा है, बच्चे शोर ना करके, बच्चे अगर शोर करेंगे, टीचर क्या बोला? चुप हो जाओ नहीं तो मारूंगा 2 लात, भाग जाओगे। समझ रहे हो ना बात? तो बात समझो। तो बात यह है, अगर टीचर पढ़ाता रहेगा, स्टूडेंट क्या करेंगे? उसके डायरेक्शन में जाएंगे या तो उसके अपोजिट में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, स्टूडेंट पढ़ने वाले में नहीं है, समझो, तो उसका अपोजिट में जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, राइट साइड पॉजिटिव से नेगेटिव, है कि ना? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, एंड जो फोर्स है उसका अपोजिट में है, ठीक है ना? अब ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस एन एक्सीलरेशन, है कि ना? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ईच electrons will experience a force, ठीक है ना? A force and acceleration, है कि ना? An acceleration which are equal to each other, which is equal to each other, है कि ना? Equal to each other and is equal to कितना होगा ना? देखो Fe मतलब क्या होगा? M इंटू ए, है कि ना? तो M इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ई इंटू ई, हाँ कि ना रे भाई? समझ रहे हो ना? तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये क्या हो जाएगा? दिस इक्वेशन m इंटू ए, तो दिस m इंटू ए इक्वल्स टू माइनस ई, है कि ना? सो दिस ए क्या हो जाएगा बताइए? माइनस ई बाई एम, हाँ कि ना? ठीक है, इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 2। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब गेन करेगा, ठीक है ना? इंडिविजुअल एक्सीलरेशन इतना गेन करेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब कैसे होगा सिचुएशन देखिए। ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन गेन करने से वेलोसिटी बढ़ेगा, मोटिवेशन होगा, हाँ कि ना? कि आंसू में जाके पूरा, ठीक है ना? पूरा मतलब फिजिक्स खत्म कर देना, ठीक है ना? सार करंट पढ़ा रहे हैं, मैं तो अल्टरनेटिंग करंट खत्म कर देना आज, ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। जब मूव करेगा, इसके सामने तो भाई लाइन में है ना, एटीएम तो लाइन में है ना, बहुत सारे लोग हैं उसके आगे, ठीक है ना? तो ये जाके, क्योंकि कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से आगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से, समझ रहे हो ना? इसके आगे और भी है, तो ये क्या करेगा? गेन करके इसको जाके, जब ये मूव करेगा, सोच रहा है इसके सामने ये है, तो ये बोल रहा है कहाँ भाई? लाइन में आओ, ठीक है ना? कहाँ भागे जा रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन आके इसको जब कोलाइड किया, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? इसका पूरा एनर्जी ले लिया। ये पूरा कॉलिजन, जो जितना भी कॉलिजन यहाँ पे होते हैं, ऑल आर इलास्टिक कॉलिजन होता है। इलास्टिक कॉलिजन मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन आके दूसरे इलेक्ट्रॉन को सारा का सारा एनर्जी ट्रांसफर कर लेता है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी में जाएगा तो इसको क्या करेगा? पूरा का पूरा v वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगा, एंड ये खुद क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। देखो बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ।
ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सीलरेशन गेन किया। एक्सीलरेशन होने से इनिशियल वेलोसिटी था u1, एक्सीलरेशन है ae, तो उसके वजह से एक वेलोसिटी आएगा v1। दैट वेलोसिटी क्या होगा, जब ये वेलोसिटी आने से तो आप मूव करोगे ना, आपके पास अगर कुछ वेलोसिटी होगा आप क्या ऐसे खड़े रहोगे कि, आपका स्पीड है, आप मूव करोगे ना, तो जब इसका वेलोसिटी आएगा ये मूव करेगा। मूव करने से क्या होगा, जब ये मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, इसके आगे क्या कौन है, और एक बंदा है, तो ये जाके इसको टकराएगा। जब ये इसको टकराएगा ये पूरा का पूरा एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये इसको टकराएगा, फिर ये आगे जाएगा, ये इसको टकराएगा, फिर ये ऐसे निकलेगा। बात समझ रहे, ऐसे होके फिर ये आएगा। बात समझ रहे ना। तो इट्स लाइक देखो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाएगा। अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये इलेक्ट्रॉन का अपोजिट में होगा, सॉरी मैं इसको देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में ये मूव करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में। तो ये एनर्जी गेन करेगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में मूव करता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जाके इसको कोलाइड करेगा, फिर ये जाके इसको कोलाइड करेगा, ये जाके इसको कोलाइड करेगा, ऐसे होके एनर्जी ट्रांसफर होके चलता रहेगा। समझ रहे। सो देखो ये इलेक्ट्रॉन एक साथ यहां से निकल के यहां तक नहीं पहुंचेगा, नहीं देखो ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां तक नहीं पहुंचा, थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होके पहुंचा, थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होके पहुंचा। देखो थोड़ा थोड़ा, इट्स लाइक आप कभी पुरी गए होंगे जगन्नाथ मंदिर में, ठीक है ना, जो जब दर्शन करते हैं ना भगवान का, तो क्या होता है देखे होंगे, आप खुद मूव नहीं करते, आप ऐसे भगवान को देखते रहते हैं, पीछे से आपको धक्का देते रहते हैं लोग। समझ रहे हो, क्योंकि उनको भी देखना है, उनको भी दर्शन करने, समझ रहे ना। तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा थोड़ा, आप बोलोगे और थोड़ा दर्शन कर लूंगा और कुछ मन्नतें मांग लूंगा, आप वहां पे खड़े रहेंगे, बट आप अपने आप मूव करते रहेंगे। आपका मन होगा वहां पे खड़ा रहने का, बट आप अपने आप मूव करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आपको पीछे से धक्का मिल रहा होगा, ड्रिफ्ट हो रहे होंगे आप धीरे धीरे। समझ रहे ना। तो इट्स लाइक ये जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा एनर्जी गेन करेगा, इसको जाके कोलाइड करेगा, ये पूरा एनर्जी क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, एंड ये रेस्ट में आ जाएगा। बात समझिए, ये इलेक्ट्रॉन आके इसको स्ट्राइक किया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जब आया, इसको एनर्जी पूरा का पूरा दे दिया, एंड ये खुद क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। फिर ये जाके आगे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पूरा का पूरा एनर्जी दे देगा, एंड ये खुद रेस्ट में आ जाएगा। बात समझिए। तो दिस टाइम जो होता है, ये जो टाइम होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया, इसको जाके कोलाइड किया, कितना टाइम तक वो मूव किया, कितना टाइम तक वो मूव किया, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। बात समझिए, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया, एनर्जी गेन करके जब आगे जा रहा है, इसको जाके कोलाइड करने वाला है, तो कितना टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन को कोलाइड किया, दैट टाइम इज रिलैक्सेशन टाइम। उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम होगा। तो अगर n इलेक्ट्रॉन है, रिलैक्सेशन टाइम n होगा। समझ रहे ना। तो लेट मैंने क्या किया, लेट T1 T2 T3 Tn be the relaxation times, relaxation times. तो इन दिस रिलैक्सेशन टाइम T1 एक्सीलरेशन के वजह से कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, हाँ कि ना। हम लोग क्या पढ़े ना, v इक्वल्स टू u प्लस एट टी पढ़े हैं, याद होगा आपको, हाँ कि ना। तो ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस सम वेलोसिटी, हाँ कि ना सर, कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेगा। समझ रहे ना बात को। देखिए तो ये v1 क्या हो जाएगा, बात समझिए। जो मंदिर वाला बात मैं थोड़ा बोल देता हूं, जब भगवान का, ठीक है ना, गेट बंद होगा, सारे आराम से रेस्ट में होंगे, बाहर खड़े होंगे, टहल रहे होंगे। जब पता चल गया कि दर्शन का टाइम हो गया, सही गेट खुल गया भगवान का, तो आप क्या करते हो, अरे चलो सब लाइन में आ जाओ, सब एक दूसरे को एक पट्टी। देखो जब नहीं था सब रैंडम, कोई इधर देख रहा था, कोई उधर देख रहा था, बात समझ रहे हैं, कोई इधर देख रहा था, कोई उधर देख रहा था, ऐसा था जब बंद था गेट, ठीक है ना। जब दर्शन के लिए गेट खुला, सारे एक लाइन में आ गए कि मेरे को तो दर्शन करने हैं।
थोड़ा थोड़ा करके क्या करेंगे, मूव करेंगे, जो पीछे होगा थोड़ा थोड़ा करके मूव करेंगे, समझ लो ना, एनर्जी मिल रहा होगा। तो इट्स लाइक थोड़ा थोड़ा वेलोसिटी आ जाएगा। तो जब दर्शन के लिए गेट खुलता है वो एक्सीलरेशन आ जाता है, ईच का एक मनोबल आ जाता है कि मेरे को दर्शन करना है, समझ रहे, दैट एक्सीलरेशन। तो ये v1 क्या हो जाएगा ना, u1 प्लस a1 t1। बट देखो हम लोगों ने पढ़ा a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a3 इक्वल्स टू an, सबका सही में, हाँ कि ना, कितना है भाई ना, माइनस ई बाई एम, हाँ कि ना, माइनस ई बाई एम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट v1 क्या हो जाएगा रे भाई मेरा ना, u1 माइनस, मैंने इसको ए ले लिया, ठीक है ना, ए ई t1। वैसे v2 क्या हो जाएगा ना, u2 माइनस ए ई t2। वैसे v3 क्या हो जाएगा, u3 माइनस a3 दैट इज ए ई t3। वैसे vn क्या हो जाएगा ना, un, ठीक है, un कैपिटल है ना, कैपिटल N माइनस ए ई टी कैपिटल N। ये वेलोसिटीज आएंगे। जब मैं ये सभी, देखो ये सब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। आफ्टर गेनिंग एक्सीलरेशन, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स, एक्सपीरियंसिंग, ठीक है ना, सम एक्सीलरेशन, each electrons will move with some final velocity, ठीक है ना, विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द थर्मल वेलोसिटी, विथ जो रैंडम इनिशियल वेलोसिटी होगा, थर्मल वेलोसिटी होगा, उसके साथ ये वेलोसिटी एड अप होगा, ठीक है ना। तो जब हम ये सभी फाइनल वेलोसिटी का एवरेज निकाल देंगे, ये सभी फाइनल वेलोसिटी का एवरेज निकाल देंगे, समझ ना, एवरेज निकाल देंगे, हम एवरेज निकालेंगे। द एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ रहे हैं कुछ? द फाइनल वेलोसिटी जितना भी होगा, ठीक है ना, द एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ऑल द electrons is known as drift velocity of the electrons। कुछ समझ रहे हैं रे भाई, हाँ कि ना, कुछ समझ रहे हैं, हाँ कि ना। तो जो एवरेज वेलोसिटी आता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं, जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी आता है उसी को ही हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे ना, v एवरेज इक्वल्स टू vd इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस vn कैपिटल N, हाँ ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N बाई n। सही है। v1 मतलब क्या है, v1 मतलब देख लीजिए, ठीक है। सो दिस vd क्या हो जाएगा बताइए, एवरेज वेलोसिटी u1, ठीक है ना, माइनस ए ई t1 प्लस u2 माइनस ए ई t2 प्लस un माइनस ए ई tn बाई n। जितना भी u वाले पार्ट है उसको एक साइड कर दीजिए। तो ये vd क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 ब्रैकेट हटा देंगे प्लस un, ठीक है ना, ब्रैकेट प्लस, ठीक है। तो यहां पे देखो माइनस है ना, चारों तरफ ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो मैंने क्या किया, माइनस ए ई t1 माइनस ए ई t2 माइनस माइनस ए एन टी एन। दिस ए कॉमन आ सकता है कि ना, टी कैपिटल है ना, बार बार उसको स्मॉल एन कर दे रहा हूँ गलती से, तो ये कैपिटल एन, ठीक है ना, बाई कैपिटल एन। तो ये वी डी क्या हो जाएगा बताइए ना, u1 u2, इसको देखो मैंने इसको a ले लेंगे, ठीक है, a ले लेंगे, इसको b ले लेंगे, a प्लस बी बाई सी, तो a बाई सी प्लस बी बाई सी है कि ना। तो u1 प्लस u2 प्लस un बाई n, ठीक है ना, a बाई सी, ये माइनस ए कॉमन ले लेंगे, माइनस ए कॉमन ले लेंगे,
तो क्या बचेगा, T1 प्लस T2 प्लस Tn बाई n, A/C B/C, ठीक है। दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, है कि ना। तो दिस Vd क्या आ गया मेरा ना, Vd इक्वल्स टू आ गया U एवरेज माइनस AE टाउ एवरेज और T एवरेज, ठीक है ना। इसको मैंने T एवरेज लेना है, T एवरेज, ठीक है ना। तो मैंने इसको फिर से लिख देना, तो Vd क्या आ गया ना, U एवरेज माइनस AE इंटू T एवरेज, ठीक है ना। तो इसको मैंने माइनस ले लिया हूँ पहले से, सॉरी हाँ, एक्चुअली AE ही लेना था मेरे को, फिर मेरे को लास्ट में वैल्यू डालना था, ये मैं माइनस ले चुका हूँ, ठीक है ना। ये AE का वैल्यू मैं माइनस नेगेटिव है बोल के ले चुका हूँ, बात समझ लेना। तो दिस AE जो है, AE इक्वल टू नेगेटिव है, AE नेगेटिव नहीं है, तो मैंने यहाँ पे माइनस AE लगा चुका हूँ। तो बस इसमें आप फिर से माइनस मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको आप कर सकते हैं ऐसे, अगर आप करेंगे तो ये प्लस कर देंगे तो भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा आप प्लस कर दीजिए अभी के लिए, बाद में आप माइनस ले लेंगे, मैं माइनस ले चुका हूँ पहले से, तो यू कैन हैव इट प्लस, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, देखो यू एवरेज हम लोग इक्वेशन 1 में पढ़े, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या पढ़े, यू एवरेज 0, है कि ना। तो यू एवरेज 0, तो Vd इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस AE इंटू T एवरेज। जो T एवरेज होता है रिलैक्सेशन टाइम का जो सिंबल होता है वो टाउ बोल के लेते हैं हम, ठीक है ना। जो टॉर्क का सिंबल होता है उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम का सिंबल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे ना, Vd इक्वल टू क्या आ जाएगा, AE मतलब क्या है भाई मेरा, देखो AE का वैल्यू क्या आया था देख लीजिए, ठीक है ना, माइनस EE/m। तो मैं वही बोल रहा था, ये जो माइनस यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका था, तो अगर आप माइनस लेके करेंगे यहाँ पे बस EE/m ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस EE/m, AE का वैल्यू इंटू टाउ, ठीक है ना। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है इसका बहुत अच्छा कहानी है भाई, ठीक है ना। तो ये मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गया मेरा ना, माइनस EE टाउ बाई m। देखिए ये आया मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किधर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, माइनस साइन है ना, माइनस साइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जिधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसका अपोजिट में करंट होता है, बात समझिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, आपको बोला गया लास्ट क्लास कि नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेंगे उसका अपोजिट में करंट होता है, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेंगे उसी का सेम डायरेक्शन में करंट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट में क्या होगा, मेरा करंट होगा, बात समझ रहे ना। तो ये Vd क्या होगा, माइनस EE टाउ बाई m। इसका मतलब क्या है, द करंट फ्लोइंग इज इन अपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेंगे उसका अपोजिट में, ठीक है ना। दैट इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोल सकते हो करंट इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कि ना। सो ये जो रिलैक्सेशन टाइम का कहानी सुनिए, रिलैक्सेशन टाइम का कहानी, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, मैं लेट रिलैक्सेशन टाइम का थोड़ा कहानी सुन लीजिए। मैं लेट एक इलेक्ट्रॉन गेन किया एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन को जाके स्ट्राइक किया, ये जाके इसको कोलाइड किया, फिर ये जाके क्या करेगा और किसी को कोलाइड करेगा। अगर ये कॉलिजन से लेके ये देखो, ये कॉलिजन हुआ, कॉलिजन होके फिर जाके कॉलिजन होने वाला है, ध्यान से सुनिए। मुझे कोई आके कोलाइड किया, मैं मूव किया, मैं आगे वाले सामने वाले बंदे को जाके कोलाइड करूंगा। तो दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम होता है, जो मैं मूव करता हूं, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, समझिए बात, अगर मैं रूम टेम्परेचर बढ़ा दूं, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा ना। ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब पहले से मैं तेज भागूंगा। अगर मैं हीट एनर्जी बढ़ा दूंगा, थर्मल एनर्जी बढ़ा दूंगा, जो रूम टेम्परेचर है ना उसको बढ़ा दूंगा,
तो जो ये थर्मल वेलोसिटी, रैंडम वेलोसिटी होगा, ज़्यादा होगा। तो हमेशा याद रखिए, दिस रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन द रूम टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है? रूम टेम्परेचर पे। अगर रूम टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा एनर्जी गेन करके रखेगा, एंड अगर ये ज़्यादा एनर्जी गेन किया, ये जल्दी जाके स्ट्राइक करेगा ना। नहीं समझ रहे हो रे? मेरे पास ज़्यादा एनर्जी होगा, मैं जल्दी जल्दी मूव करूंगा ना, कम एनर्जी होगा, धीरे धीरे मूव करूंगा। तो जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, रूम टेम्परेचर का, सराउंडिंग का एनर्जी बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जल्दी मूव करेगा। जल्दी मूव करेगा आपका मतलब क्या है? आप एक काम जल्दी कर लिए, आप एक क्वेश्चन को जल्दी कर लिए, इसका मतलब क्या? कम टाइम लिए ना। नहीं समझ रहे हो? आप एक काम जल्दी कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? कम टाइम ले रहे हो। एक क्वेश्चन दिया गया दो स्टूडेंट को, एक बंदे ने क्या किया? 5 सेकंड में कर लिया, एक बंदे में 10 सेकंड में किया। ज्यादा टाइम कौन लिया? 10 सेकंड वाला। समझ रहे ना? तो 5 सेकंड में जो किया वो कम टाइम लिया, वो जल्दी कर लिया। जल्दी कर लिया मतलब जल्दी मूव कर लेना। मैं खुश होके बोला सर मैं कर लिया सर जल्दी। समझ रहे? मतलब आप कम टाइम लेके कर लिए। जो लेट में किया वो ज्यादा टाइम लेके किया। तो मैं ये बोल रहा हूं, इफ रूम टेम्परेचर इंक्रीजेस, if the surrounding energy, thermal energy increases, then the electrons will move more rapidly. लिख लेते हैं, ठीक है ना? इसको याद रखना। if, नोट करके लिख लेंगे, if the thermal energy, ठीक है ना, energy around the conductor increases, then the electrons will gain more energy, ठीक है ना, more energy, due to which they will move rapidly, they will move more rapidly and quickly, by which क्या होगा उसके बाद? जिसके वजह से the collision will occur in short interval of time, है कि ना? by which the collision will occur in a short interval of time, है कि ना? short interval of time, that means रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? घट जाएगा। कॉलिजन, देखो दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम होता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है ना? ड्यू टू विच द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। जल्दी कोलाइड करना, रिलैक्सेशन टाइम घट जा रहा है। समझ लेना, जल्दी कोलाइड करना, रिलैक्सेशन टाइम घट जा रहा है। जल्दी कोलाइड कब करेगा? जब वो ज्यादा एनर्जी गेन करेगा। ज्यादा एनर्जी कब गेन करेगा? जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। सो दिस रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन थर्मल एनर्जी इनवर्सली, ठीक है ना? द रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन you can remember, the relaxation time is inversely proportional to thermal energy of the surrounding, ठीक है ना? तो relaxation time is inversely proportional to thermal energy of the surrounding, ठीक है ना? सराउंडिंग। जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना कम थर्मल एनर्जी होगा, मतलब उतना ज्यादा टाइम ले रहा होगा कोलिजन करने में। जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना जल्दी जाके जल्दी कोलाइड हो रहा होगा, जल्दी मूव कर रहे होंगे। समझ रहे ना? जल्दी मूव कर रहे होंगे, जल्दी ड्रिफ्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना? सो इसका कहानी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो आप ऐसे याद रखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट थर्मल एनर्जी, ठीक है ना? आप ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है ना? तो ये रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, दिस रिलैक्सेशन टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रिलैक्सेशन टाइम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, that is
एट कांस्टेंट थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये पूरा कहानी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग के लिए। रेजिस्टेंस जब हम पढ़ेंगे वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में। ठीक है, याद रहा। नेक्स्ट पढ़ेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन समझ आएगा, नोट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है ना, 1-2 दिन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, समझ आ गया हमें, है कि ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं। एंड अभी हमें देखना इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे ड्रिफ्ट करते हैं, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे होंगे, ये लेट P पॉइंट है, ये लेट R पॉइंट, लेट ये S पॉइंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये S डैश होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये क्या करेगा, S से S डैश, समझ रहे, S से S डैश, ठीक है, ड्रिफ्ट करेगा। दिस इज ड्रिफ्ट। ये जो S से S डैश मूव करता है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वजह से करता है। ठीक है, तो P से शुरू हुआ, S में गया जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। ये जो रेगुलर लाइन है, जो डॉटेड लाइन है, ये कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, प्रेजेंस में। चलिए, तो अभी हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए भाई, हम लोगों ने I मतलब क्या पढ़ा, Q/T। हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लाया, -EE τ/m। जब हमें मैग्नीट्यूड का बात किया जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड का बात किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ वैल्यू ले लेंगे, समझ रहे ना। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, VD = EE τ/m। हम लोग और एक फॉर्मूला पढ़े थे, करंट डेंसिटी, क्या ना, I/A। ये सब फॉर्मूला भी यूज होगा। ठीक है ना, हम लोग क्या किए, एक कंडक्टर लिए, ध्यान से देखिए, एक कंडक्टर लिए, इसका एरिया था क्या मेरा A, लेंथ था क्या मेरा L। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किए, पोटेंशियल सप्लाई किए, उसका अपोजिट में VD हुआ, हाँ कि ना, समझ रहे ना। तो ये L लेंथ को कितना एवरेज वेलोसिटी से वो कवर कर रहा है, L लेंथ को VD, हाँ कि ना। हम लोग क्या पढ़े ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, हाँ कि ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। सो यू कैन राइट इट एज ना, वेलोसिटी VD इक्वल्स टू L/τ, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और VD इक्वल्स टू L/T, यू कैन राइट इट L/T, हाँ कि ना रे भाई, L/T लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है, आप L/T लिखिए। ठीक है ना, लेंथ बाई टाइम। द टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा ना, टाइम इक्वल्स टू L/VD, है कि ना, और दैट लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू VD × T। ध्यान से समझिए, लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये लेंथ को कितना लेंथ कवर करेंगे ना, VD × T। और यू कैन राइट कि कितना लेंथ कवर करेंगे ना, लेंथ इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू एवरेज रिलैक्स टाइम। दो कॉलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम आता है उसको ले सकते हो। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। सो दैट L इक्वल्स टू क्या होगा, VD × रिलैक्स टाइम, और T आप जो लेना है लीजिए। ठीक है ना, ये दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अब एक बात देखिए, हमें इसमें करंट लाने के लिए टोटल चार्ज तो चाहिए ना, हाँ कि ना, टोटल चार्ज तो चाहिए। हम ऑलरेडी ला चुके थे टोटल चार्ज। देखिए टोटल चार्ज कितना है,
NaL इंटू ई। L कितना होगा? Vd इंटू टी, हाँ कि ना रे? तो हम टोटल चार्ज, इसमें टोटल चार्ज कितना है रे भाई? टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज इन द कंडक्टर कितना है? टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, कंडक्टर कितना होगा ना? Q इक्वल्स टू NaL ई। अगर मैं सिर्फ वैल्यू लूंगा, माइनस प्लस छोड़ दीजिए, तो Q क्या हो जाएगा? NaVdTe। हाँ या ना रे? समझ रहे हो भाई? इक्वेशन 4 दे दो इसको, ठीक है। बट हमें क्या पता है? I इक्वल्स टू Q बाई टी, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा? IT, हाँ कि ना? तो यहाँ पे दोनों को इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ना? IT इक्वल्स टू NaVdTe, हाँ ना भाई? टी कैंसल, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NaVd इंटू ई। और वी कैन राइट इट I इक्वल्स टू अनबी करके लिख लेंगे, ANV इंटू ई, अनवी, ठीक है, अनवी, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है भाई, ठीक है ना? तो अनवी करके हम लिख सकते हैं, ठीक है ना? या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो नाबे, ठीक है, नाबे, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना? I इक्वल्स टू नाबे और अनबी, ठीक है ना? जो आपको प्यारा लगता है वो याद रख लीजिए, ठीक है ना? उसमें मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यू कैन रिमेंबर दिस, I इक्वल्स टू ANEVD और ANVD इंटू ई, ठीक है? तो करंट इक्वल्स टू क्या आ गया? एरिया इंटू नंबर डेंसिटी। एन क्या है? नंबर डेंसिटी, नॉट टोटल नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्यूबिक सेंटीमीटर, सी। ये हम ला चुके थे, ये स्टार्टिंग में बोल दिया था तो मैं, और यहाँ पे नहीं बोला, समझ रहे ना? तो मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया? Vd का वैल्यू ले लेंगे, तो बाद में देख सकते हैं। तो I इक्वल्स टू Q बाई टी, J इक्वल्स टू I बाई ए। सो यू कैन, अभी जो ये हमारा आया करंट आ गया इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन आ गया करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा ना? देखो I इक्वल्स टू ANVD इंटू ई, तो I बाई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N इंटू वी डी इंटू ई, है कि ना? तो J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NeVd। सो यू कैन रिमेंबर दिस एज वेल। तो J इक्वल्स टू NeVd। करंट डेंसिटी एक वेक्टर होता है भाई, हाँ कि ना? करंट डेंसिटी एक वेक्टर होता है, हमेशा याद रखेंगे। करंट डेंसिटी एक वेक्टर होता है। तो ये मेरा कौन सा इक्वेशन होगा? 6, 7। ये सब फॉर्मूला याद रखेंगे, सब फॉर्मूला। करंट डेंसिटी इक्वल्स टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 10 का पावर -19 कूलम इनटू Vd। क्लियर भाई, हाँ कि ना? रिलेशन हो गया। रिलेशन बिटवीन, किसके बीच रिलेशन निकाले? किसके बीच निकाले? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना? करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच निकाले, I इक्वल्स टू अनवी आया, ANVDE, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी के बीच में भी निकाल दिए रिलेशन, ठीक है? अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। समझ रहे रे भाई ना? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, देखो ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप पढ़े होंगे 10th स्टैंडर्ड में, है कि ना? V इक्वल्स टू IR करके वो अभी हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना? प्रूफ करेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ देखिए क्या है। देखो अभी हमारा आया I इक्वल्स टू ANVDE, अनवी करके आया, है कि ना? हमारा कौन सा इक्वेशन था ये? 6 नंबर, ठीक है ना? 6 नंबर था ना? हाँ 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर। तो ये देखिए, अब हमें पता है Vd का मैग्नीट्यूड क्या है? E टाउ बाई m, इक्वेशन 3 में आया था। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल बाई लेंथ, है कि ना? पोटेंशियल बाई लेंथ याद होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल बाई लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट याद होगा आपको, पोटेंशियल में हम पढ़े हैं, कि ना? तो E इक्वल्स टू V बाई एल। देखो हमें पता है रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब मैं ये सब वैल्यू यहाँ पे यूज करूंगा, तो दिस Vd क्या हो जाएगा बताइए? E इक्वल्स टू V बाई एल। तो E B टाउ बाई ml, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे यूज किया,
ठीक है, यहां पे यूज किया तो ये आ गया टर्न्स आउट टू बी वी बाई एल, ई के जगह पे वी बाई एल, तो इसका वैल्यू लेके मैं मुझे सिक्स वाला इक्वेशन में डालना है। तो आई क्या हो जाएगा, ए एन ई वी डी मतलब ई वी टाउ बाई एम एल। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आई क्या हो जाएगा, ए एन ई स्क्वायर वी टाउ टाउ भी बाई एम एल। ठीक है, अब बताइए ये कंडक्टर में करंट क्यों आया, सोचिए ये कंडक्टर में करंट आया ही क्यों, जब इलेक्ट्रॉन मूव किए इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, नॉट इन रैंडम डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन रैंडमली तभी भी मूव करते थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, रैंडमली मूव करते थे, समझ रहे हो, इधर कोई मतलब भाग दौड़ होता था, समझ रहे हो ना, पूरा क्या जो बोलते हैं इधर उधर का भाग दौड़ मचा हुआ था। बस जब इलेक्ट्रिक फील्ड आया, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव किया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वहां पे मेरा एक करंट बिल्डअप हुआ। जब इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, जब हम लोग बोले कि जब चार्ज मूव होता है तब मेरा करंट आता है कि ना, तो जब ये चार्जेस मूव किया करंट आया मेरा, ठीक है ना, चार्जेस मूव किया करंट आया। एंड ये क्यों चार्जेस मूव क्यों किया, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आया, क्योंकि मैं पोटेंशियल अप्लाई किया। तो जब पोटेंशियल अप्लाई किया, ध्यान से सुनिए, कनेक्शन देखिए, डॉट को कनेक्ट कीजिए, जब पोटेंशियल आया तब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन उसका अगेंस्ट मूव किया। जब इलेक्ट्रॉन मूव किया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसका अपोजिट में करंट आया, तो जब हम पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे करंट आएगा कि, देखो पोटेंशियल अप्लाई किए, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, फिर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होके मूव किए, फिर जाके करंट आया। तो जब पोटेंशियल अप्लाई किए तो जाके करंट आया, है कि ना। तो हम ये रिलेशन में क्या करते हैं, पोटेंशियल को एक साइड रख लेते हैं। इनपुट कौन है, पोटेंशियल, आउटपुट कौन है, करंट। तो हम केमिकल रिएक्शन में पढ़े होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट को आप क्या करते हो, लेफ्ट साइड रखते हो। तो मैं पोटेंशियल को लेफ्ट साइड रख लूंगा, क्योंकि जब तक मेरा पोटेंशियल नहीं आएगा करंट नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, पोटेंशियल को रखा एक साइड, करंट को एक साइड रखा, पोटेंशियल को रखा लेफ्ट साइड, करंट को रखा राइट साइड। तो जो बचा था इधर, देखो मैं पोटेंशियल को इधर ले लिया, करंट को इधर लाऊंगा, या तो मैं पोटेंशियल को एक साइड रख के बाकी सबको उधर ले लूंगा। तो ये देखो, ये ml जो है यहाँ पे डिवाइड है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ml बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ। ये रिलेशन के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी। तो ये इक्वेशन 8, देखो यहां पे m क्या है रे भाई, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, है कि ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। a क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, ध्यान से देखिए। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है कि ना, दैट इज कॉल्ड बेसिक अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 10 का पावर -19 कूलम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, है कि ना, रिलैक्सेशन टाइम। n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कंडक्टर, है ना, मटेरियल। अब इसमें से देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है कि ना, 9.1 10 का पावर -31 kg। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट है, आप जो कंडक्टर लिए उसका थोड़ी लेंथ आप बार बार चेंज कर रहे हैं। ये सिचुएशन के लिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। दिस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट होगा कब, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम लोगों ने डिस्कस किया कांस्टेंट टेम्परेचर,
है कि ना, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एंड ये नंबर डेंसिटी मटेरियल पे डिपेंड करता है। एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए अगर मेरा कॉपर होगा, कॉपर के लिए अलग, आयरन के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए स्पेसिफिक होगा, है कि ना। सो देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मैं लेंथ चेंज ना करूं, एरिया चेंज ना करूं, एक ही कंडक्टर लूं, देन दिस टर्म पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना। m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, a कांस्टेंट, e कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर में, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए। सो ये पूरा जो है मेरा कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ही ये कांस्टेंट है कि ना। सो दिस ml by an e square tau is a constant for a material at constant temperature, हाँ कि ना, at constant temperature. So this b is proportional to I. अगर देखो ये कांस्टेंट हो गया, तो अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊं, देन ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, जिसके वजह से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, जिसके वजह से मोशन ऑफ द जो स्पीड होगा जल्दी ज्यादा बढ़ेगा, जिसके वजह से ये करंट बढ़ेगा, है कि ना। समझ रहे हो, लिंक देखो। तो मैं अगर पोटेंशियल बढ़ाऊं देन करंट बढ़ेगा, मैं अगर पोटेंशियल घटा दूं तो करंट भी घट जाएगा, है कि ना। ये कांस्टेंट होने से ना, ये कांस्टेंट कब होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो दिस भी प्रोपोर्शनल टू आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है कि ना। तो ओम्स लॉ क्या बोल रहा है कि द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोन इन द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। द पोटेंशियल अप्लाइड is directly proportional to the amount of current flowing across the conductor, है कि ना। amount of current flowing across the conductor, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रे भाई, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना लिख लेंगे ना कट जाएगा मार्क। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये मेरा ओम्स लॉ है। सो अगर मैं भी प्रोपोर्शनल टू वाई के जगह पे इसको हटा के एक इक्वल टू सिंबल ले लूंगा, तो v इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू आई। दिस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। दिस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ रहे हैं, है ना। तो ये जो कांस्टेंट है इसी को ही बोलते हैं। देखो अगर मैं ये इक्वेशन को दिस इक्वेशन 8 एंड दिस इक्वेशन 9 को कंपेयर करूं, देन r के जगह पे क्या है, ml by n स्क्वायर टाउ, है कि ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 वी कैन दैट कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या बोलते हैं हम उसको, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, ml by an e स्क्वायर टाउ, ठीक है। इक्वेशन, ये सभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है रे भाई, सभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। बस फॉर्मूला को लिंक करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। एक फॉर्मूला से लेके एक फॉर्मूले में डालना है। देखिए, सो दिस रेजिस्टेंस क्या है, जब हम मूव करते हैं, देखो हम आगे चले जाना चाहते हैं, ठीक है। एक लाइन क्यू है, हम आगे चले जाना चाहते हैं। जैसे ट्रेन स्टेशन में ले लो ना, टिकट जब हम काउंटर काटते हैं, हमें सभी को जल्दी रहता है, हम सबको जल्दी रहता है, तो हम कैसे भी करके आगे घुस के कि भाई टिकट ले लेंगे, ऐसे सोचते हैं।
बट देखो कुछ लोग होते हैं बोलेंगे भाई लाइन पे आओ, हम लोग यहाँ पे क्या झक मारने के लिए खड़े, हाँ कि ना, लाइन पे आओ। हम लोग भी बोलते हैं बट हमें भी जल्दी होता है, तो हमें भी लोग बोलते हैं, हम भी लोगों को बोलते हैं। तो इट्स बेटर कि क्यों में ही आप हमेशा जाए, ठीक है ना, कोई किसी को कंप्लेन ना करे, क्योंकि सबको जल्दी होता है भाई, ठीक है ना। सो इट्स लाइक आप अगर जाना चाहते हो तो आप जाना चाहते हो, आपको कोई अपोज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में, तो वहां पे और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और भी पॉजिटिव आयन्स है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, वो सब क्या कर रहा होगा, इसको अपोज कर रहा होगा, समझ रहे हो। सो ये क्यों आता है, क्यों आता है, देखो ये आता क्यों है, कॉलिजन के वजह से। मैं गया, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये आता क्यों है, कॉलिजन के वजह से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मैं चला जाता ना एनर्जी गेन करके, अब ये है तो इसको कोलाइड करना पड़ता है, तो मेरा एनर्जी लॉस हो गया, ये मेरे को अपोज कर दिया। वैसे ये जब आगे जाएगा इसको और कोई अपोज करेगा, तो दिस रेजिस्टेंस कम्स इनटू प्ले ड्यू टू कॉलिजन, ड्यू टू कॉलिजन। जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? ना द कॉज ऑफ द बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉलिजन। कॉलिजन हो रहा है बोल के हमें कोई रोक रहा है, हमें रोक रहा है कि हम जाना चाहते ऐसे आगे बढ़, समझ रहे, बुम, कोलाइड हुए, हम जा नहीं पाए, समझ रहे हैं बात को। हम जाना चाहते हैं, हमें एनर्जी मिला, सॉरी, हमें एनर्जी मिला, सॉरी, हम एनर्जी लेके हम जा रहे हैं, रास्ते में कोई आ गया, समझ लो, कॉलिजन हुआ। फिर हम इसको क्या किया, एनर्जी दी, ये आगे गया, इसके रास्ते और कोई आ गया, कोलाइड हुआ। तो देयर इज रेजिस्टेंस, हम जाना चाहते हैं बट हमें कोई आगे जो है वो जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई तुम क्यों में, मेरा तो लाइन है, ठीक है ना, दिल्ली अभी दूर है, तुम इतना कहाँ जल्दी भाग रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। सो दिस रेजिस्टेंस कम्स इनटू प्ले ड्यू टू द कॉलिजन। जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, समझ रहे ना। द मोर कॉलिजन्स इन ए कंडक्टर द मोर रेजिस्टेंस, याद रखेंगे, ये सब नोट करके लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा कॉलिजन, जितना ज्यादा कॉलिजन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। कॉलिजन की वजह से रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर which offers resistance to the which resists the motion of electrons, which opposes the motion of the electron, ठीक है ना, which opposes the motion of electron. It is the property, it is the character which opposes the motion of electrons due to collision. So what is the basic cause of collision? बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कॉलिजन। जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, समझ रहे ना, ठीक है ना। तो ये देखो मेरा भी प्रोपोर्शनल टू आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये रेजिस्टेंस आया, यहां से आया रेजिस्टेंस। तो अब बताइए, ये मेरा हो गया ओम्स लॉ का डेरिवेशन, है कि ना। अब देखिए ये जो आर आया, ये रेजिस्टेंस का कहानी कर लेते हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस का कहानी देख लेते हैं। ये जो आर आया मेरा, आर क्या आया, ml बाई ANE स्क्वायर टाउ, ठीक है। देखिए m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है ना, n मटेरियल, अगर एक कांस्टेंट मटेरियल होगा कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर में, कांस्टेंट टेम्परेचर में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं होगा, समझिए। तो अगर मैं लेंथ चेंज कर दूं मटेरियल का, अगर मैं ये मटेरियल का लेंथ चेंज कर दूं, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ देखो, R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो ये वाला रिलेशन में देखिए, जो मेरा रेजिस्टेंस है ये सब कांस्टेंट है, देखिए ये सब कांस्टेंट है, M कांस्टेंट, E कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टेम्परेचर में कांस्टेंट, N कांस्टेंट। अगर मैं लेंथ चेंज करूं या तो एरिया चेंज करूं, देन रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। सो दिस R प्रोपोर्शनल टू L, दिस R प्रोपोर्शनल टू 1/A, आगे ना। अगर एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? देखो ये एरिया है, यहां पे कुछ पानी जा रहा है, मैं ये एरिया को बड़ा कर दूंगा,
पानी आराम से मूव करेगा ना, है ना। वैसा ही एक छोटा सा गेट होगा, छोटा सा गेट में 50 आदमी जा रहे होंगे, वो गेट को बड़ा कर देंगे। जब छोटा सा गेट में 50 आदमी जाएंगे, कैसे, मतलब पूरा ये उसको बोल रहा होगा, उसको बोल रहा होगा, इधर से प्रेशर आ रहा होगा, इधर से प्रेशर आ रहा होगा, धीरे धीरे ये कस के जा रहा होगा, वो कस के जा रहा होगा। जब मैं बड़ा कर दूंगा एरिया, सब खुश हो जाएंगे, फ्री मिल जाएगा, समझ लो ना, फ्री। एग्जाम्पल, आप एक लोकल मार्केट में जाएंगे, बहुत भीड़ होगा, लोकल मार्केट में बहुत भीड़ होगा। आप एनएच में जाएंगे, नेशनल हाईवे में जाएंगे, सिंपल बात है। नेशनल हाईवे में आप कितना स्पीड से जाए, फ्री में जाएंगे। बट जो लोकल मार्केट होगा वहाँ पे, ठीक है ना, हमारा जो सिटी है वहाँ पे एक, हमारा जो मैं जहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, वहाँ पे अन्नपूर्णा मार्केट, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत भीड़ होता है यार, बहुत भीड़, ठीक है। इट्स लाइक मतलब आप गाड़ी तो लेके जा नहीं सकते, ठीक है ना, संडे में तो और भी भीड़ होता है यार, ठीक है ना। तो हम लोग जाते हैं यार घूमने, ऐसे ही कभी कभी मज़ा लेने जाते हैं, ठीक है, कि जितना अमीर वाले लोग हो गए ना वो संडे ही होते हैं, ठीक है। संडे वाला मार्केट में बहुत अमीर लोग आते हैं, ठीक है ना, तो मैं भी जाता हूँ, ठीक है ना, बट एंजॉय करने के लिए, ठीक है। एंड अच्छा है भाई, बहुत अच्छा मटेरियल भी होते हैं, चलो कोई बात नहीं, नो ऑफेंस, ठीक है ना। तो बात ये है, जब मैं एरिया बढ़ा दूंगा, हमें क्या होता है ना, स्पेस मिल जाता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन है, स्पेस मिल गया तो हम आराम से मूव करेंगे। अगर हम आराम से मूव करें, रेजिस्टेंस कम है, कॉलिजन नहीं होगा। जब हम लेंथ बढ़ा देंगे, देखो, जब हम लेंथ बढ़ा देंगे, इतना लेंथ के लिए हम आते थे, कॉलिजन कुछ होता था। जब हम लेंथ और बढ़ा देंगे, कॉलिजन्स और बढ़ जाएंगे। अब इसके लिए लेट 100 कॉलिजन्स होता था, इसके लिए और 2 तो कॉलिजन एटलीस्ट एक्स्ट्रा होगा, तो पूरा के लिए क्या हो गया, 102 कॉलिजन हो गया। तो जब लेंथ बढ़ता है, कॉलिजन्स बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये दोनों याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो R इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट कॉन्स्टेंट रेजिस्टिविटी L बाई ए। तो ये जो कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, ये कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल which is a constant for a specific material at constant temperature, टेम्परेचर कांस्टेंट होने से ही ये कांस्टेंट होगा। दिस रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, देखिए। एंड ये अगर मैं इक्वेशन 10 एंड 11 को कंपेयर करूँ, ये मेरा 11, ये 12, ये 13 ले लेते हैं, ठीक है। 13 एंड 10 को कंपेयर करूँ तो देखो, ये L बाई ए को छोड़ के जो होगा वो रेजिस्टिविटी ना, L बाई ए को छोड़ दो तो क्या बचा, M बाई एन स्क्वायर टाउ। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, M बाई एन स्क्वायर टाउ। सारे फॉर्मूले याद रखने हैं भाई। सो दिस रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट, बात समझ, ये क्या है मेरा, कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होने से ये कांस्टेंट होगा, समझ रहे ना। टेम्परेचर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, एंड मटेरियल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। ये जो रेजिस्टिविटी है, ये लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। मतलब 5 मीटर के लिए रेजिस्टिविटी जितना, 2 मीटर के लिए भी उतना, 1 मीटर के लिए भी उतना, 1 सेंटीमीटर के लिए भी उतना। बट रेजिस्टेंस अलग हुआ, रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड मटेरियल पे। मतलब आयरन के लिए एक है, एंड मेरा कपर के लिए एक है, निकल के लिए एक है, एलॉय के लिए एक है, समझ, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग है। बट ये एक मटेरियल, रेजिस्टेंस एक मटेरियल के लिए भी 2 हो सकता है, डिपेंड करता है लेंथ एंड एरिया पे, समझ रहे ना। ये सब याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा याद रखना है। तो दिस रेजिस्टेंस इज क्या है, कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो। तो देखो, हम लोगों ने बोला कि जो रिलैक्सेशन टाइम है ये कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है कि ना, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उसी हिसाब से R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाउ।
रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/τ। ध्यान से देखिए, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। देखो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, है कि ना, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, देखो ये इसको जाके जब टेम्परेचर कम था ये इसको जाके 10 सेकेंड में कोलाइड करता था। जब टेम्परेचर बढ़ गया ये जाके 5 सेकेंड में कोलाइड करेगा, कम टाइम में। अगर कम टाइम में जाके कोलाइड किया तो उतना टाइम में ज्यादा कॉलिजन्स हो जाएंगे। कॉलिजन ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीजेस, है कि ना। इसका मतलब रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ये याद रखेंगे रे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ रहे। तो ये मेरा इतना चीज है। ये रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल को बोलते हैं, रेजिस्टेंस मतलब क्या है, इट इज द अपोजिशन अफोर्ड टू द, देखो मैं जा रहा हूं, मुझे अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस। आप घर पे बोले कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, घर पे क्या बोले सरकाज़म में, ठीक है, क्रिकेटर बनना है, ठीक है। इट्स लाइक घर पे आप कुछ भी बोलो रे बनने के लिए, आपको बोलेंगे एट द एंड ऑफ द डे बोलेंगे तुम पढ़ाई करो सब हो जाएगा। तुम बोलेगा मेरा तबीयत खराब, पढ़ाई कर। तुम बोलेगा मेरा क्रिकेट, अरे पढ़ाई कर, सिंगर बनना है, पढ़ाई। मुझे ये कनेक्शन समझ नहीं आता कि आज पेरेंट्स मैजिशियंस की पढ़ाई करने से हम लोग पढ़ाई करने से हमें मैजिक दे देंगे एंड हम बन जाएंगे कुछ भी यार, ठीक है ना। तो इट्स लाइक कुछ भी करो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब मैं बोल रहा हूं रेजिस्टेंस क्या है, आप जाना चाहते हैं, राइट, आपको ऑफर हुआ लेफ्ट, आप बनना चाहते हैं क्रिकेटर, पढ़ाई करो, अपोज। अभी क्रिकेट में पढ़ाई करो, क्रिकेट बन जाएगा तुम अपने आप, टेंशन मत ले। ड्रीम में तुम सो के क्रिकेट के लिए 6 मारेगा, धोनी तुम भी है, ठीक है ना। अब बात ये है, तुम बोल रहे हैं कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, कोई सपोर्ट करा है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग। द अपोजिशन इज रेजिस्टेंस, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस, द सपोर्ट, जो सपोर्ट मिलता है वो है मेरा कंडक्टेंस। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल of resistance is known as conductance। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। G सिंबल होता है G, तो G इक्वल्स टू क्या है 1/r, तो R इक्वल्स टू क्या है ml/n स्क्वायर टाउ, है कि ना। तो G इक्वल्स टू क्या होगा 1/ml/an स्क्वायर टाउ। तो ये वाला जो है पार्ट ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे वाला पार्ट, तो an स्क्वायर टाउ बाई ml। वैसे ही द रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिग्मा। क्या लेते हैं इसको सिंबल सिग्मा। ये रो है, ये सिग्मा है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या है 1/रो। तो रो मतलब क्या है m/n स्क्वायर टाउ, ठीक है, रो मतलब रोना मत, हाँ, m/n स्क्वायर टाउ। तो ये क्या हो जाएगा 1/m/n स्क्वायर टाउ। तो n स्क्वायर टाउ उधर जाएगा, तो दिस विल बी सिग्मा इक्वल्स टू n स्क्वायर टाउ बाई m, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। तो दिस इक्वेशन इज 15, दिस इक्वेशन इज 16, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सब, हाँ। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा कि R आ गया कितना ml/an स्क्वायर टाउ, G आ गया कितना इसका अपोजिट बाई ml, रो आ गया कितना m/n स्क्वायर टाउ, सिग्मा कंडक्टिविटी n स्क्वायर टाउ बाई m, ठीक है, सब याद रखेंगे।
ठीक है। तो ये मेरा हो गया ओम्स लॉ का डेरिवेशन, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। जो रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट क्या होता है, ओम। ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, सिंबल ऐसे होता है। एंड जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस सॉरी, उसका क्या यूनिट होता है, ओम इनवर्स, ठीक है। और मो बोलते हैं, मो माया, ठीक है, और ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स और मो, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, रेजिस्टिविटी देखो आर इक्वल टू क्या है, रो एल बाई ए, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, आर ए बाई एल, है कि ना। तो ओम, ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। ये सब याद रखेंगे यार, सब याद रखेंगे, टेंशन मत लेना, सब सही होगा, ठीक है ना, ओम मीटर, ठीक है, ये याद रख लेंगे। एंड रेजिस्टिविटी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस करता है। एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, कंडीशन सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, समझ लें। लेंथ कितना भी हो, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगा, सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर होनी चाहिए, ठीक है। देन आएगा मेरा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये आ जाता है हमारा, ठीक है, एग्जाम में 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। देखो अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई, I इक्वल्स टू ए एन वी डी ई, अनबी करके पढ़ा, आगे ना, ध्यान से देखिए। वी डी इक्वल्स टू क्या पढ़ा, ई ई टाउ बाई एम, आगे ना। फिर हम लोगों ने ऐसे लाया v इक्वल्स टू एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ इंटू आई किए, जहां पे v इक्वल्स टू ई इंटू एल लिए थे और e इक्वल्स टू वी एल, v मतलब पोटेंशियल, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, मुझे ये पता है, ध्यान से देखिए, दिस v इक्वल्स टू क्या है, ई एल, हाँ कि ना, समझ लो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू v बाई एल, हाँ कि ना रे। तो मैंने क्या किया, ये जो L है इधर लिया, ये जो A है इधर लिया, तो क्या हो जाएगा ना, v बाई एल इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, v बाई एल इक्वल्स टू, एल इधर लाया, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ रखा, i बाई ए रखा, ए को इधर लाया, i बाई ए किया, सही है सब कुछ ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है कुछ नहीं ना, लग रहा है तो बोलो भाई, एंड कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये v बाई एल है, v बाई एल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, आई बाई ए मतलब j, हाँ कि ना, करंट डेंसिटी j, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ क्या है देख लो, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ रेजिस्टिविटी, है कि ना, रेजिस्टिविटी रो। तो ये हो गया मेरा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। इक्वेशन मेरा कितना आ जाएगा भाई, 16 17। तो हमें पता है 1 बाई रो इक्वल्स टू सिग्मा, है कि ना, कंडक्टिविटी, 1 बाई रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी, तो यू कैन राइट इट एज E इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा इंटू जे, है कि ना। तो दैट J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई। ये सभी रिलेशन आपको याद रखने हैं भाई, सभी रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी, दीज आर नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। करंट डेंसिटी एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, ये ओम्स लॉ से ही आया, तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना। तो ये सब याद रखेंगे। करंट किधर होता है रे भाई, करंट हमेशा देखो आपको बोला गया, आपको देखो ये वाला रिलेशन को कैसे थ्योरेटिकली प्रूफ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उसका अपोजिट में है VD, दैट इज इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसका अपोजिट में है करंट, है इलेक्ट्रिक फील्ड करंट सेम है, करंट जिधर करंट डेंसिटी उधर, है कि ना, करंट जिधर करंट डेंसिटी उधर। देखो करंट जिधर करंट डेंसिटी उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर। हमारा क्या आया रे, J इक्वल्स टू क्या आया रे, सिग्मा इंटू ई आया ना, सिग्मा इंटू ई आया। इसका मतलब करंट डेंसिटी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, देखो है कि नहीं, है कि ना, याद रहा, है कि ना।
तो ये सब हमें याद रखना है, ये सभी चीजें याद रखने हैं हमें, ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट क्या होता है, ये सभी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आपको बोला गया कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस आप याद रखे होंगे। व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, याद रहा। बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है ना, ड्यू टू द कॉलिजन, जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना ज्यादा मेरा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको याद रखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस, देखो एक चीज आप याद रख लेना कि जो एलॉय होते हैं, एलॉय जो होते हैं ना, उनका हाई रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है ना। तो जो एलॉय है, एलॉय मतलब क्या होता है, इट्स ए मिक्सचर ऑफ कुछ कंडक्टर है ना, कंडक्टिंग मटेरियल। तो जो एलॉय होता है उनका हाई रेजिस्टिविटी होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ये सब याद रख लेना, थोड़ा थोड़ा 1 मार्क में आ जाएगा, ठीक है ना। एंड कुछ थियोरिटिकल क्वेश्चन से हम उसके लिए एक अलग से क्लास करेंगे, ठीक है ना। मतलब अलग से एक रीजनिंग क्वेश्चन का एट द चैप्टर का एंड में एक रीजनिंग क्वेश्चन का 1-1.5 घंटा का क्लास करेंगे, सिर्फ रीजनिंग क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, कि इसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, वो सभी करेंगे। तो इस अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका न्यूमेरिकल करेंगे। आज जो हम पढ़े, ठीक है ना, आज हम बहुत कुछ पढ़े, तो इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। होप आपको ये सब समझ आया। ये जो भी लिखा गया था आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना एंड अच्छे से याद रखना, अच्छे से पढ़ना, सो दैट हम न्यूमेरिकल्स कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, सिर्फ न्यूमेरिकल का वीडियो रहेगा। होप आपको ये समझ आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ 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 अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड अच्छा मार्क्स लाइए।